आज आप सुनने जा रहे हैं एक इमोशनल स्टोरी जिसका शीर्षक साड़ी का पल्लू। प्रियांक मेरे सामने बैठे अपना अतीत बयान कर रहे थे। जीवन में कुछ भी तो चाहने से नहीं होता है। इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। बचपन से लेकर जवानी तक मैं यही सोचता रहा, आज ठीक होगा, कल ठीक होगा, मगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। किसी ने मेरी नहीं सुनी। सभी अपने अपने रास्ते चले गए। माँ अपने रास्ते, पिता अपने रास्ते, भाई अपने रास्ते और मैं खड़ा हूँ यहाँ अकेला। सबके रास्तों पर नज़र गड़ाए, कोई पीछे मुड़कर देखता ही नहीं। मैं क्या करूँ? वास्तव में कल उनका कहाँ था? कल तो उनके पिता का था, उनकी माँ का था। वैसे कल उसके पिता का भी कहाँ था? कल तो था उसकी दादी का। विधवा दादी की माँ से कभी नहीं बनी और पिता ने माँ को तलाक दे दिया। जिस दादी ने अकेले रह जाने पर पिता को पाला था, क्या बुढ़ापे में माँ से हाथ छुड़ा लेते? आज उनका घर शमशान हो गया। घर में सिर्फ रात गुजारने आते हैं वह और उनके पिता, और मेरा तो घर जाने का मन ही नहीं होता। कोई बोलने वाला नहीं। पानी चाहो तो खुद पियो, चाय को जी चाहे तो रसोई में जाकर खुद बना लो। साथ कुछ खाना चाहो तो बिस्किट का पैकेट, नमकीन का पैकेट, कोई चिप्स, कोई दाल भुजिया खा लो। मेरे दोस्तों के घर जाओ तो सामने उनकी माँ हाथ से गरम गरम चाय के साथ खाने को कुछ न कुछ ज़रूर ले कर चली आती हैं। किसी की माँ को देखता हूँ तो गलती से अपनी माँ की याद आने लगती है। गलती से क्यों? माँ को याद करना क्या गलत है? गलत ही होगा। ठीक होता तो हम दोनों भाई कभी तो पापा से पूछते कि हमारी माँ कहाँ है। मुझे तो माँ की सूरत भी ठीक से याद नहीं है। कैसी थी वह? कैसी सूरत थी? मन का कोना सदा से रिक्त है। क्या मुझे यह जानने का अधिकार नहीं कि मेरी माँ कैसी थी, जिनके शरीर का मैं एक हिस्सा हूँ? कितनी मजबूर हो गई होंगी माँ जब उन्होंने घर छोड़ा होगा। दादी और पापा ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा होगा उनके लिए, वरना दो दो बेटों को यूं छोड़कर कभी नहीं जाती। आपकी भाभी भी तो हैं, उन्होंने घर क्यों छोड़ दिया? वह भी साथ नहीं रहना चाहती थीं। उनका दम घुटता था हमारे साथ। वह आज़ाद रहना चाहती थीं, इसलिए शादी के कुछ समय बाद ही अलग हो गईं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरा घर ही शापित है। प्रियांक कहता है शायद मेरी माँ ने ही जाते जाते श्राप दिया होगा। फिर मैंने कहा नहीं, कोई माँ अपनी संतान को श्राप नहीं देती। आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मेरे पेशे में मनुष्य की मानसिकता का गहन अध्ययन कराया जाता है। बेटा माँ का गला काट सकता है, लेकिन माँ मर भी जाए तो भी बच्चे को कभी श्राप नहीं देती। यह अलग बात है कि बेटा बहुत बुरा हो तो कोई दुआ भी देने को उसके हाथ ना उठे। मैं नहीं मानता। रोज अखबारों में आप पढ़ती नहीं कि आजकल माँ कहाँ रह गई है? आप खूनी लोगों की बात छोड़िए। जो लोग अपराधी स्वभाव के होते हैं वो तो बस अपराधी होते हैं। वे न माँ होते हैं न पिता होते हैं। शराफत के दायरे से बाहर के लोग हमारे दायरे में नहीं आते। हमारा दायरा सामान्य है। हम आम लोग हैं। हमारी अपेक्षाएं, हमारी इच्छाएं साधारण हैं। बेहद गौर से वह मेरा चेहरा पढ़ते रहे। कुछ चुभ सा गया। जब कुछ अच्छा समझाती हूँ तो प्रियांक रुक से जाते हैं। उनके भाव, उनके चेहरे की रेखाएं फैलती सी लगती हैं, मानो कुछ ऐसा सुना जो सुनना चाहते थे। आंखों में आंसू आ रहे थे प्रियांक के। मुझे यह सोचकर बहुत तकलीफ होती है कि मेरी माँ जिंदा है और मेरे पास नहीं है। वह अब किसी और की पत्नी है। मैं मिलना चाहकर भी उनसे नहीं मिल सकता। पापा से चोरी चोरी मैंने और भाई ने उन्हें तलाश किया था। हम दोनों माँ के घर तक भी पहुँच गए थे, लेकिन माँ होकर भी उन्होंने हमें लौटा दिया था। सामने पाकर भी उन्होंने हमें छुआ तक नहीं। और आप कहती हैं कि माँ मर भी जाए पर अपनी संतान का बुरा नहीं होने देती। अच्छा ही तो किया आपकी माँ ने। बेचारी अपने एक नए परिवार के सामने आपको गले लगा लेती तो क्या अपने परिवार के सामने एक प्रश्न चिन्ह न खड़ा कर देती? कौन जाने आपके पापा की तरह उन्होंने भी इस विषय को पूरी तरह भुला दिया हो। क्या आप चाहते हैं कि वह एक बार फिर से उजड़ जाए? प्रियांक अवाक मेरा मुंह देखते रह गए थे। आप बचपना छोड़ दीजिए, जो छूट गया उसे जाने दीजिए। कम से कम आप तो अपनी माँ के साथ अन्याय न कीजिए।
मेरी डांट सुनकर प्रियांक की आंखों में उमड़ता नमकीन पानी वहीं रुक गया था। इंसान के जीवन में सदा वही नहीं होता जो होना चाहिए। याद रखिए, जीवन में मात्र 10% ऐसा होता है जो संयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। बाकी 90% तो वही होता है जिसका निर्धारण व्यक्ति स्वयं करता है। अपना कल्याण या अपना सर्वनाश व्यक्ति अपने ही अच्छे या बुरे फैसले द्वारा करता है। आपकी माँ ने समझदारी की जो आपको पहचाना नहीं। उन्हें अपना घर बचाना चाहिए जो उनके पास है। आपको वह गले क्यों नहीं लगाती जबकि आप उनके पास हैं ही नहीं। देखिए, आप अपनी माँ का पीछा छोड़ दीजिए। यही मान लीजिए कि वह इस संसार में है ही नहीं। कैसे मान लूँ जब मैं उनका दाह संस्कार किया ही नहीं। आपके पापा ने तो तलाक देकर रिश्ते का दाह संस्कार कर दिया था ना। फिर आप क्यों उस राख को चौराहे का मजाक बनाना चाहते हैं? आप समझते क्यों नहीं कि जो भी आप कर रहे हैं उससे किसी का भी भला होने वाला नहीं है। अपनी ज़बान की तलखी का अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब प्रियांक बिना कुछ कहे उठकर चले गए। जाते जाते उन्होंने यह भी नहीं बताया कि अब कब मिलेंगे वह। शायद अब कभी नहीं मिलेंगे। प्रियांक पर तरस आ रहा था मुझे, क्योंकि उनसे मेरे रिश्ते की बात चल रही थी। वह मुझसे मिलने मेरे क्लिनिक में आए थे। अखबार में ही उनका विज्ञापन पढ़ा था मेरे पिताजी ने। प्रियांक, तुम्हें कैसा लगा? मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि एक टूटे परिवार का बच्चा होता है, मैंने कहा। पिताजी थोड़ी देर तक मेरा चेहरा पढ़ते रहे, फिर कहने लगे, सोच रहा हूँ कि बात आगे बढ़ाऊँ या नहीं। पिताजी मेरी सुरक्षा को लेकर परेशान थे, बिल्कुल वैसे जैसे उन्हें होना चाहिए था। प्रियांक के पिता मेरे पिता को पसंद थे। संयोग से दोनों एक ही विभाग में कार्य करते थे। उसी नाते प्रियांक 1-2 बार मुझे मेरे क्लिनिक में ही मिलने चले आए थे और अपना रिक्त कोना दिखा बैठे थे। मैं प्रियांक को मात्र एक मरीज मानकर भूल सी गई थी। उस दिन मरीज कम थे, सो घर जल्दी आ गई। फुर्सत थी और पिताजी भी आने वाले थे, इसलिए सोचा क्यों ना आज चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ियाँ और सूजी का हलवा बना लूँ। 5 बजे बाहर का दरवाज़ा खुला और सामने प्रियांक को पाकर मैं स्तब्ध सी रह गई। प्रियांक ने कहा, आज आप क्लिनिक से जल्दी आ गई। दरवाजे पर खड़े हो प्रियांक बोले, आपके पिताजी मेरे पिताजी के पास गए हैं और मैं उनकी इजाज़त से ही घर आया हूँ। कुछ बुरा तो नहीं किया? जी, मैं कुछ हैरान सी इतना ही कह पाई थी कि चेहरे पर नारी सुलभ संकोच तैर आया था। अंदर आने के मेरे आग्रह पर प्रियांक 2 कदम ही आगे बढ़े थे कि फिर कुछ सोचकर वहीं रुक गए जहां खड़े थे। आपके घर में घर जैसी खुशबू है, प्यारी प्यारी सी, मीठी मीठी सी, जो मेरे घर में कभी नहीं होती है। आप उस दिन मेरी बातें सुनकर नाराज़ हो गए होंगे। यही सोचकर मैंने भी फ़ोन नहीं किया। अपनी सफाई में मुझे कुछ तो कहना था ना। नहीं, नाराज़गी कैसी, आपने तो दिशा दी है मुझे। मेरी भटकन को एक ठहराव दिया है, आपने अच्छे से समझा दिया, वरना मैं तो बस भटकता ही रहता। चलिए छोड़िए उन बातों को, मैं सीधा ऑफिस से ही आ रहा हूँ। कुछ खाने को मिलेगा? पता नहीं क्यों मन भर आया मेरा। एक लंबा चौड़ा पुरुष जो हर महीने लगभग 30,000 रुपये कमाता है, जिसका अपना घर है, बेघर सा लगता है, मानो सदियों से लावारिस हो। पापा का और मेरा गर्मा गर्म नाश्ता मेज पर रखा था। अपने दोस्तों के घर जाकर उनकी माँ के हाथों में छिपी ममता को तरसी आँखों से देखने वाला पुरुष मुझ में भी शायद वही सब तलाश रहा था। आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, मैंने कहा। आप पहले हाथ मुंह धोना चाहेंगे? मैं आपके लिए तौलिया लाऊं? मैं हतप्रभ सी थी, क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। बालक की तरह असहाय से लग रहे थे प्रियांक। मैंने तौलिया पकड़ा दिया, तब एकटक निहारने से लगे। मैंने नाश्ता प्लेट में सजाकर सामने रखा। खाया नहीं, बस देखते रहे, मात्र चम्मच चलाते रहे प्लेट में। आप लीजिए ना, मैंने खाने को आग्रह किया। वह मेरी ओर देखकर कहने लगे, कल एक डिपार्टमेंटल स्टोर में मेरी माँ मिल गई। वह अकेली थी, इसलिए उन्होंने मुझे पुकार लिया। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे हाथ पकड़ लिए थे, लेकिन मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया।
प्रियांक की बातें सुनकर मेरी तो सांस रुक गई थी। बरसों बाद माँ का स्पर्श कैसा सुखद लगा होगा प्रियांक को। सहसा प्रियांक दोनों हाथों में चेहरा छिपाकर बच्चे की तरह रो पड़े। मैं देर तक उन्हें देखती रही, फिर धीरे से प्रियांक के कंधे पर हाथ रखा और सहलाती भी रही। काफ़ी समय लग गया उन्हें सहज होने में। मैंने ठीक किया ना? मेरा हाथ पकड़कर प्रियांक बोले, आपने कहा था ना कि मुझे अपनी माँ को जीने देना चाहिए, इसलिए मैं अपना हाथ खींचकर चला आया। क्या कहती मैं, रो पड़ी थी मैं भी। प्रियांक मेरा हाथ पकड़े रो रहे थे और मैं उनकी पीड़ा, उनकी मजबूरी देखकर रो रही थी। हम दोनों ही रो रहे थे, कोई रिश्ता नहीं था हम में, फिर भी हम पास बैठे एक दूसरे की पीड़ा को समझ रहे थे। सहसा मेरे सिर पर प्रियांक का हाथ आया और थपक दिया। तुम बहुत अच्छी हो। जिस दिन से तुमसे मिला हूँ ऐसा लगता है कोई अपना मिल गया है। 10 दिनों के लिए शहर से बाहर गया था, इसलिए मिलने नहीं आ पाया। मैं टूटा फूटा इंसान हूँ, स्वीकार कर जोड़ना चाहोगी? मेरे घर को घर बना सकोगी? बस मैं शांति व सुकून से जीना चाहता हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ जीना चाहोगे? ढबढबाई आंखों से मुझे देख रहे थे प्रियांक। एक रिश्ते की डोर को तोड़कर दुखी भी थे और आहत भी। मुझ में प्रियांक क्या क्या तलाश रहे होंगे यह मैं भली भांति महसूस कर सकती थी। अनायास ही मेरे हाथ उठा और दूसरे ही पल प्रियांक मेरी बाहों में समाये, फिर उसी पीड़ा में बह गए जिसे माँ के हाथ छुड़ाते समय जिया था। मैं अपनी माँ से हाथ छुड़ाकर चला आया। मैंने अच्छा किया ना शुभा, मैंने अच्छा किया ना? वह बार बार पूछ रहे थे। मैंने कहा, हाँ आपने बहुत अच्छा किया। अब वह भी पीछे मुड़कर देखने से बच जाएंगी। बहुत अच्छा किया आपने। एक तड़पते बिलखते इंसान को किसी तरह संभाला मैंने। तनिक चेते तब खुद ही अपने को मुझसे अलग कर लिया। शीशे की तरह पारदर्शी प्रियांक का चरित्र मेरे सामने था। कैसे एक साफ सुथरे सच्चरित्र इंसान को यूं ही अपने जीवन से चला जाने देती। इसलिए मैंने प्रियांक की बाह पकड़ ली थी। साड़ी के पल्लू से आंखों को पोंछने का प्रयास किया तो सहसा प्रियांक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और देर तक मेरा चेहरा निहारते रहे। रोते रोते मुस्कुराने लगे। समीप आकर धीरे से गर्दन झुकाई और मेरे ललाट पर एक प्रगाढ़ चुंबन अंकित कर दिया। फिर अपने ही हाथों से अपने आंसू पोंछ लिए। अपने लिए मैंने प्रियांक को चुन लिया। उन्हें भावनात्मक सहारा दे पाऊंगी यह विश्वास है मुझे, लेकिन उनके मन का वह रिक्त स्थान कभी भर पाऊंगी ऐसा विश्वास नहीं, क्योंकि संतान के मन में माँ का स्थान तो सदा सुरक्षित होता है ना, जिसे माँ के सिवा कोई और भर नहीं सकता। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि माँ का स्थान इस दुनिया में सबसे ऊंचा है और जिनके पास उनकी माँ नहीं है उनकी माँ की कमी कितनी महसूस होती होगी वो वही जानते हैं। ऐसे ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।